हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के कुछ हितों का संरक्षण किया गया है। चलिए उनको समझते हैं कि वो अधिकार क्या हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे संस्कृत यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दो ही आर्टिकल हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको जानना है। इसमें सिर्फ दो अनुच्छेद आपको पढ़ने होते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये दो आपको पढ़ने हैं और इनको कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं। हालांकि जो आर्टिकल 32 है वो नागरिकों के अनुभाग को प्राप्त है, यानी कुछ नागरिकों के समूहों को प्राप्त है। यहाँ पे अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग किया गया है और वो अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, और उसमें दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देने की बात की गई है। एक तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, और दूसरा जो है वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक जो है वो माना जाएगा। अन्य किसी आधार पर जैसे वर्ग, जाति इत्यादि के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तो धर्म पर आधारित और भाषा पर आधारित ये नागरिकों को प्राप्त है। तो चलिए इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 30 क्या है। सबसे पहले हम देखें आर्टिकल 32 के विषय में। इसमें दो क्लास आपको जानने हैं। आर्टिकल 29, पहले आर्टिकल 29 में क्या चीज़ दी गई है, तो आर्टिकल 29 को कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यकों, देखिए इसमें थोड़ा सा भ्रम आपको लगेगा लेकिन अभी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, के हितों का संरक्षण है इसमें। हालांकि इसमें अल्पसंख्यक शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, लेकिन ये विश्लेषण से निकलता है कि ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर रहा है। जो चीज़ इसमें दी गई है उस पर हम बात करें तो आर्टिकल 29 का 1 क्लास, इसमें दो हैं, तो पहले 1 क्लास को हम देखते हैं। आर्टिकल 29(1) इसमें कहा गया है कि नागरिकों के किसी अनुभाग को, देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, नागरिकों के किसी अनुभाग, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनको ये प्राप्त है और उनके ये किसी अनुभाग को, किसी समूह को प्राप्त है। तो शब्द क्या प्रयोग किया गया है, नागरिकों के किसी अनुभाग, नागरिकों के किसी अनुभाग की भाषा को, नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी भाषा, लैंग्वेज, लिपि यानी स्क्रिप्ट और संस्कृति, कल्चर को बनाए रखने का अधिकार है, को बनाए रखने का अधिकार है। बस इतना ही आपको समझना है और इतने में ही सब कुछ आ गया, अधिकार है। अब देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, कहा गया है नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी इन चीज़ों को सुरक्षित करने का अधिकार है। क्या क्या चीज़ है, भाषा, लिपि और संस्कृति, इनको बनाए रखने का अधिकार है। मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में कोई नागरिकों का एक अनुभाग रहता है और उसकी एक स्पेशल भाषा है और वो कम लोग हैं और वो अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का उन्हें अधिकार है। अपनी भाषा में पढ़ें, लिखें, अपनी भाषा को बढ़ाएं, अपनी भाषा के लिए वो आंदोलन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, लेखन जो किया जाता है, जैसे हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है, अंग्रेजी को लैटिन में लिखा जाता है, तो इस तरह से भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यहाँ पे अल्पसंख्यक शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, ये सभी को प्राप्त है। नागरिकों के अनुभाग का मतलब है, नागरिकों का जो अनुभाग है इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आ जाते हैं। इसमें देखिए अल्पसंख्यक भी आ जाएगा और प्लस इसमें बहुसंख्यक भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी, अगर मैं ऐसे धर्म या समुदाय से संबंध रखता हूँ जिसकी संख्या भारत में बहुत है, तो मैं बहुसंख्यक हुआ,
तो क्या ये आर्टिकल 29 का अधिकार मुझे नहीं प्राप्त है? बिल्कुल प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं कहा गया है। यहाँ नागरिकों का अनुभाग, तो एक बड़ा अनुभाग है, उसको भी अधिकार प्राप्त है। तो फिर इसे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं, मान लेते हैं कि हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा एक बहुसंख्यक नागरिकों के समूह के द्वारा बोली जाती है, तो उसको स्पेशली अलग से संरक्षित करने का प्रयास ना भी किया जाए तब भी वो सुरक्षित रहेगी। हालांकि ऐसा मना ही नहीं है कि संरक्षित करने का प्रयास ना करो, आप भी करिए। और ख़ास करके जिनकी संख्या कम है, मान लेते हैं कोई 10,000 लोग, 5,000 लोग ही हैं जिनकी एक विशेष भाषा है, तो वो ज़रूर प्रयास करेंगे कि हमारी भाषा सुरक्षित रहे, क्योंकि कम लोग हैं, 500 ही लोग हैं, 200 लोग हैं, एक लोग भी हो सकता है, कोई एक लोग भी बचा हो सकता है अपने उस अनुभाग में, तो वो भी अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है। तो विशेष करके इस अधिकार का प्रयोग कौन लोग करेंगे? जो अल्पसंख्यक होंगे। बहुसंख्यक तो वैसे भी बहुत से लोग हैं, वो खतरे में ही नहीं हैं, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृत खतरे में नहीं है, इसीलिए इसको अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहा गया है। अब देखिए, इसमें जो है, इसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में कहीं दी नहीं गई है, लेकिन अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 30 में जो है कहा गया है कि धर्म एवं भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, तो यहाँ भी आप मान सकते हो कि जो अल्पसंख्यक वाली बात है वो भारत में धर्म एवं भाषा के आधार पर मानी गई है। आर्टिकल 29 का सेकेंड क्लास क्या कहता है? देखिए, इसमें भाषा के आधार पर आंदोलन करने का भी अधिकार है, ऐसा जो है कोर्ट के द्वारा विश्लेषण दिया गया है। आप याद रखिएगा कि भाषा के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। अब 29 क्लास 2 क्या है? क्लास 2 में कहा गया कि चूँकि देखिए अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार है, तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति एवं भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ऐसे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है जो राज्य वित्त पोषित हों। यानी राज्य के पैसे से जो चल रहे हैं शिक्षण संस्थान, वहाँ पर भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं प्रवेश में, और ना धर्म, ना मूल वंश और ना ही जाति के आधार पर आप वहाँ पर भेदभाव कर सकते हैं। ऐसा ही एक आर्टिकल आपको आर्टिकल 15 में भी कहा गया है। आर्टिकल 15 में भी कहा गया है, वहाँ पे 5 आधार बताए गए हैं। यहाँ पर जो है धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा शब्द जोड़ा गया है। आर्टिकल 15 में भाषा शब्द नहीं था, तो यहाँ पर चूँकि भाषा की बात की जा रही है, इसीलिए फिर से यहाँ पर स्पष्ट तरीके से भाषा को रेखांकित कर दिया गया है। तो आर्टिकल 29(2) में कहा गया है कि राज्य वित्त पोषित यानी राज्य के पैसे से चलने वाले जो शिक्षण संस्थान हैं, शिक्षण संस्थानों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रवेश में भेदभाव नहीं। तो ये कहा जाता है आर्टिकल 29 के क्लास 2 में। तो ये हो गया भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार, इसको हम कहेंगे कल्चरल राइट्स। तो आइए अब देखते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है वो शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग किया गया है और ये अल्पसंख्यकों के लिए हैं। आर्टिकल 30 में भी आपको 2 क्लास पढ़ने हैं, पहले क्लास 1 पढ़ेंगे। आर्टिकल 30 का क्लास 1 जो है वो अल्पसंख्यकों को एक अधिकार देता है कि वो अपने रुचि, अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन चला सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग किया गया है। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के यानी अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, आप देखते हो कि अल्पसंख्यक कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं देश में और उनका वो प्रशासन भी चलाते हैं। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों को ये आर्टिकल 30 के तहत राइट मिलता है कि वो अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। एक तो चीज़ कही गई स्थापित एवं प्रशासन भी कर सकते हैं, ये अधिकार उनको मिलता है।
अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण ये है कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग किया गया है, तो अल्पसंख्यक किस आधार पर देखा जाएगा, तो उसके दो आधार बताए गए हैं। अल्पसंख्यक जो है वो कितने आधार पर होंगे? अल्पसंख्यक का आधार धर्म है माना गया एवं भाषा माना गया है कि या तो आप भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, आपकी भाषा बोलने वाले बहुत कम लोग हों, या फिर आप धर्म के कम लोग हैं, उस धर्म के कम लोग हैं, तो आप अल्पसंख्यक माने जाएंगे। यहाँ पर आर्थिक स्थिति के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर इत्यादि आधार पर किसी को अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। आप कमेंट करके बताइए हमें भाषा के आधार पर किसे अल्पसंख्यक माना गया है भारत में। तो अल्पसंख्यक के आधार पर धर्म एवं भाषा दो आधार यहाँ पर लिए गए हैं। अब इसी देखिए आर्टिकल 30 में ही कई चीज़ें शामिल हैं। आर्टिकल 30 में ही ये भी कहा गया है कि यदि राज्य ऐसी संस्थाएं जो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित की गई हैं, इनकी संपत्ति का अर्जन करती है, जैसा कि आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन के बाद से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट्स से। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की जो संपत्तियाँ हैं, जो ये शिक्षण संस्थाओं की संपत्तियाँ हैं, इनको अगर राज्य अर्जित करता है तो यहाँ पर कहा गया है कि उचित मुआवजा, उचित जो रकम है वो अदा की जाएगी, क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लें कि ऐसी संस्थाओं की संपत्ति, ऐसी संस्थाओं का राज्य अर्जन करे, राज्य अर्जन करता है तो पर्याप्त रकम दी जाएगी जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रहें। क्योंकि अल्पसंख्यक के संस्थान की संपत्ति, ज़मीन वगैरह है, अगर राज्य अधिग्रहित कर लेती है तो फिर उनको पर्याप्त रकम दी जाएगी। यहाँ पर देखिए आर्टिकल अभी 31 भी पढ़ेंगे हम, वहाँ पर ये भी दिया गया है कि कृषि योग्य भूमि जो होती है उसके लिए भी पर्याप्त रकम अदा करने की बात की गई है, बाजार मूल्य पर रकम अदा करने की बात की गई है। तो संविधान में सिर्फ दो लोगों के लिए ये कहा गया है कि पर्याप्त और बाजार मूल्य पर उचित रकम दी जाएगी, बाकी के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। दिया जाता है लेकिन पर्याप्त की बात नहीं की गई है। तो अगर अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की संपत्ति का अर्जन राज्य करता है तो उसे पर्याप्त रकम दी जाएगी ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहें। इसी अधिकार के तहत जो है एक अधिकार ये मिलता है कि अल्पसंख्यक जो है अपने बच्चों को अपनी जो भाषा है उसमें शिक्षा दिला सकते हैं। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं, अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। तो ये प्रावधान जो है यहीं से इनको अधिकार मिलता है, दे सकते हैं आर्टिकल 30 में ही। तो इस तरह से आर्टिकल 30 विशेष करके शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर समय समय पर कोर्ट ने जो है तमाम स्पष्टीकरण भी दिए हैं, अभी उनको भी हम देख लेंगे कि क्या क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार मिल जाना सभी कानूनों से ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है ये कानून से ऊपर नहीं है, ये समानता लाने के लिए है, ना कि अल्पसंख्यकों को अन्य वर्ग पर ऊपर पहुंचाने के लिए है। ये समानता लाने की बात की जा रही है, इसीलिए सभी कानूनों के दायरे में रहते हुए ये कार्य होना है। तो आर्टिकल 30 का क्लास 1 आपने देख लिया और इसी के साथ हम देखेंगे 30 का क्लास 2। क्लास 2 क्या कहता है? देखिए राज्य सरकारें जो होती हैं, राज्य जो होता है वो शिक्षण संस्थाओं को अनुदान प्राप्त करता है, उनको आर्थिक सहायता देता है। तो आर्टिकल 30 क्लास 2 में कहा गया कि अगर राज्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देता है तो वो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं को भी बराबर मानेगा, यानी उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी शिक्षण संस्थान को सरकारी अनुदान देने से इसलिए नहीं मना किया जा सकता है कि वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को राज्य अनुदान प्राप्त करने में बराबरी का हक मिलेगा, ऐसा इसमें आर्टिकल 2 में कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य आर्थिक अनुदान देने में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी इनको भी उतना ही मौका मिलेगा जितना अन्य शिक्षण संस्थाओं को मिलेगा। तो ये है चीज़। अब एक चीज़ यहाँ पर और आपको मैं बता दूँ कि आर्टिकल 30 में जो शिक्षण संस्थाएं बनाई जाती हैं वहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों के द्वारा उनकी स्थापना की जाती है और वो उसका प्रशासन भी चलाते हैं, यानी उनकी प्रबंध कमेटी बना सकते हैं, वहाँ के लिए वो प्रशासन संबंधी नियम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर आर्टिकल जो 29 का क्लास 2 अभी हमने बताया था कि किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म और भाषा और मूल वंश जाति के आधार पर किसी को रोका नहीं जाएगा। तो आर्टिकल जो 30 है इस संस्थाओं में भी वो लागू रहेगा, यानी कि आर्टिकल 30 क्लास 1 जो है वो आर्टिकल 29 क्लास 2 के अधीन है। यहाँ नोट करेंगे कि जो आर्टिकल 30(1) है वो आर्टिकल 29(2) के अधीन है। अब देखिए ये एक संवैधानिक भाषा हो गई कि आर्टिकल की बात कर ली। अगर स्पष्ट भाषा में करें तो स्पष्ट बातचीत करें तो आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? आर्टिकल 29(2) कहता है, अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा के आधार पर किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो क्या ये बात आर्टिकल 30(1) के तहत जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं अल्पसंख्यकों वाली, क्या इसमें भी लागू रहेगी? तो बिल्कुल इसमें भी लागू रहेगी। मान लेते हैं कि कोई अल्पसंख्यक ने अपनी एक शिक्षण संस्था स्थापित की है तो वहाँ पर भी किसी अन्य व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या मूल वंश के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ पर आरक्षण व्यवस्था, प्रवेश में जो आरक्षण होता है वो व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, यानी उनके ऊपर ये बाध्यता नहीं होगी कि आप ओबीसी के 27% बच्चे यहाँ पर भरें। आरक्षण वाले जो प्रवेश व्यवस्था है वो अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता है। तो ये तो आपने अधीन है और साथ में लिखेंगे कि प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था इन पर लागू नहीं है, यानी कि आप ये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि अल्पसंख्यकों ने अगर कोई शिक्षण संस्था स्थापित की है तो वहाँ पर भी प्रवेश में उतने ही प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। हालांकि किसी को ऐसे व्यक्तिगत स्तर पर नहीं मना किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 30 हो गया। 29 और 30 बहुत आसान है। आर्टिकल 29 में कहा गया कि कोई भी अगर नागरिक का समूह है, नागरिकों का कोई भी समूह है, वो कोई स्पेशल भाषा, स्क्रिप्ट या अपना कोई कल्चर रखती है तो उसको वो बनाए रखने का अधिकार रखती है। और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि धर्म एवं भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन शिक्षण संस्थानों का प्रशासन भी कर सकते हैं। और भी बातें जो हैं वो हमने आपको इसमें बता दी। अब देखिए, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों पर कुछ युक्त प्रतिबंध भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो कानून से ऊपर हैं। वो अगर उनका प्रशासन कर रहे हैं तो किस आधार पर करेंगे? क्या शुल्क वही निर्धारित करेंगे? क्या अध्यापकों की, प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जो योग्यताएं हैं क्या वही निर्धारित करेंगे? क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो उस पर देखिए 3 कैटेगरी के संस्थान माने गए हैं और उन तीनों के लिए नियम हैं, वो आप देख लें। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के जो संस्थान हैं वो 3 कैटेगरी के माने गए हैं। अन्य भी संस्थान इसी 3 तरीके के होते हैं, यहाँ हम बात अल्पसंख्यकों की कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षण संस्थान है वो 3 प्रकार के होंगे। ये जो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान है ये माना गया है कि ये 3 टाइप्स के होंगे। एक तो हो सकते हैं जो राज्य द्वारा मान्यता जिनकी हो प्लस सहायता भी हो, सहायता प्राप्त, यानी कि उनको मान्यता भी मिली हुई है और आर्थिक सहायता भी मिली हुई है। एक कैटेगरी ये हो सकती है। दूसरी हो सकती है जो सहायता न प्राप्त की हो, सिर्फ मान्यता प्राप्त की हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि उनको मान्यता है लेकिन उनका जो है वेतन वगैरह टीचर्स वगैरह का राज्य से नहीं आता है, प्राइवेट
वेतन दिया जाता है, आर्थिक सहायता इनको नहीं मिली है। और तीसरे जो हो सकते हैं जिनको ना तो मान्यता है, मान्यता प्लस सहायता कुछ नहीं इनको मिला है, नहीं प्राप्त है, ऐसे हो सकते हैं। तो पहली जो 2 कैटेगरी हैं जिनको मान्यता मिली है या मान्यता प्लस सहायता दोनों मिली है, इनके लिए कहा गया है कि इनमें जो है राज्य के नियम लागू होंगे। यहाँ पर जो है राज्य के अनुसार, जो राज्य तय करेगा, राज्य के अनुसार यहाँ पर जो है, यहाँ पे शिक्षण स्टाफ होगा, यानी शिक्षण स्टाफ, टीचर वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह जो होंगे वो राज्य के नियमावली के अनुसार होंगे। ऐसा नहीं होगा आप किसी को बना देंगे। राज्य निर्धारित करेगा कि क्या योग्यता होनी चाहिए प्रिंसिपल की, क्या स्टाफ की योग्यता होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, टीटी होना चाहिए, जो भी वो राज्य निर्धारित करता है वही मानक लागू रहेंगे। तो आपको शिक्षण संस्था स्थापित करने के अधिकार मिले हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए राज्य जो कानून नियम तय करता है वो लागू रहेंगे इन संस्थानों में। तो शिक्षण स्टाफ, अनुशासन संबंधी, अनुशासन, साफ सफाई के जो मानक हैं, और पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, ये वही तय करेंगे। पाठ्यक्रम, शुल्क आदि तय होंगे राज्य के अनुसार, मनमानी नहीं चलेगी वहाँ पे। मोहिनी जैन वाद था, मोहिनी जैन केस कहा जाता है, जिसमें शुल्क जो है राज्य तय करेगी, वही शुल्क ली जाएगी। शिक्षण संस्थान मनमाने तरीके से अपनी शुल्क तय नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है जिसको मान्यता भी नहीं प्राप्त है, सहायता भी प्राप्त नहीं है, तो यहाँ जो है वो प्रशासन स्वयं करेंगे। प्रशासन में राज्य का हस्तक्षेप कम है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं, वो अपना जैसा चाहें वैसा तय कर सकते हैं, लेकिन सामान्य विधि के अधीन होंगे, सामान्य विधियों के अधीन, विधियों के अधीन। ऐसा नहीं होगा कि आपने खोल लिया तो सब कानून का उल्लंघन कर देंगे। सामान्य जो नियम कानून होते हैं लोकहित के, वो सब लागू रहेंगे। उन सब कानूनों का पालन यहाँ भी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कानून नहीं लागू होंगे कि आप स्टाफ किसको रखें, शुल्क क्या हो, अनुशासन, साफ सफाई या पाठ्यक्रम क्या रखें, वो सब यहाँ पर मान्यता प्राप्त और सहायता और मान्यता दोनों प्राप्त शिक्षण संस्थानों में होगा। तो 29 और 30 आशा है बहुत ईजी है। यहाँ पर प्री में क्वेश्चन आपसे यही बन सकते हैं, इतने हमने आपको डिस्कस किए। मिलते हैं एक और क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31, 32, 33, 34 और 35। 5 आर्टिकल बचते हैं और इन 5 आर्टिकल को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्री और मेंस के दृष्टिकोण से। उसमें जो है रिट्स वगैरह के विषय में हमको पढ़ना है, तो उसको हम एक अलग क्लास में करेंगे आर्टिकल 32 को। बाकी आर्टिकल 31 जो है वो संपत्ति के अर्जन से संबंधित कुछ कानून है, उसमें कुछ प्रावधान है, उनको हम पढ़ेंगे। और 33 सैन्य विधि और 34 मार्शल लॉ और 35 में संसद की शक्तियाँ, इनको हम एक ही क्लास में पूरा पढ़ लेंगे। तो अभी 2 क्लास हम और पढ़ेंगे इसमें। पहली क्लास जो अभी इसके बाद होगी उसमें हम 31, 33, 34, 35 इसको पढ़ेंगे, और एक क्लास अलग से करेंगे जिसमें हम केवल एक आर्टिकल 32 जिसको जो है आत्मा कहा गया है, इसमें मौलिक अधिकारों में डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है, तो उसको जो है हम अलग से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।